सोनाल यादव यानी शैलेश यादव जी की बेटी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं आदर्श विद्यालय पुणे के एक्स हेडमास्टर श्री गोपाल चिटनिस जी के यहाँ पे। हेडमास्टर और टीचर होने के अलावा ये एक आर्टिस्ट भी थे और इन्होंने हमारे पापा को यानी आपके चैनल के होस्ट को 10 सालों तक पढ़ाया है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस एज अ टीचर और एज अ हेडमास्टर कैसे रहा। नमस्ते चिटनिस सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। कमाल है। टीचर आपका काफी टैलेंट, मतलब आजकल इस तरह का टैलेंट काफी मुश्किल से मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है? रिटायरमेंट के बाद पहले तो 7 साल में यहाँ के क्लासों में टीचर ही रहा। किसी ने बोला कि चलो सर एकदम से खामोश मत हो जाओ। बिल्कुल। मैं अंग्रेजी में साइंस पढ़ाता था। हमारे स्कूल में मराठी में पढ़ाता था, लेकिन हमारा दूसरा स्कूल था, वहाँ मैं अंग्रेजी में पढ़ाता था। और यहाँ जो क्लासेस है उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे। किसी ने जो चिटनिस से रिटायर हो गए, खींच लो उनको। हम भी उसमें चले, अंग्रेजी में साइंस पढ़ाता रहा, अंग्रेजी में मैथ्स पढ़ाता रहा। 7 साल यह किया और उसके बाद में अचानक मैं संस्कृत टीचर बन गया। मैंने वो भी एंजॉय कर दिया। बात ये हुई थी कि जो हमारे संस्कृत के टीचर थे वो मराठी भाषिक थे। संस्कृत में वो भले टैलेंट थे, लेकिन जब पढ़ाते थे तो मराठी में पढ़ाते थे। अंग्रेजी वाले कहते थे यार हमें नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ। वो बोले मेरा अंग्रेजी से क्या संबंध, मैं तो मराठी स्कूल का टीचर हूँ, संस्कृत में मास्टर हूँ। मैंने सोच लिया चलो मैं तो कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलो 5-10 मिनट में मैं अंग्रेजी में ये पाठ समझा दूं। कोई कथा थी, कोई कविता थी, और मुझसे वो जम गया। हमारे क्लास वाले बोले कि अरे जाहिरात इश्तिहार देके हम बीएससी बीएड कुछ अलग रख देंगे, लेकिन तुम ही क्यों नहीं संस्कृत के टीचर बन जाते। अप्रैल में मैंने बहुत सारी तैयारी कर दी और अगले जून में हम हो गए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के संस्कृत टीचर। क्या बात है। और ऐसा चलता रहा। अब पिछले 2 साल से तो बिल्कुल खाली बस हो गया टीचर फिट। अब हमारे शौक के काम में जाते रहे, हम भी काम करते, बच्चों को भी लेते जाते, उनको भी अच्छा लगता कि सर के कारण हमें कुछ फिल्म में काम करना मिला। बिल्कुल सही कहा। ऐसा चल रहा है। तो परिवार के साथ आपका वक्त आप कैसे बिताते हो? परिवार के साथ बोले तो हमारे 2 घर नजदीक हमने बनवाए हैं। अच्छा। एक ब्लॉक में मैं और मेरी ये कलाकार बच्ची नम्रता, दूसरे ब्लॉक में हमारे भाईजान रहते हैं, उनकी बीवी, उनका जवान बेटा वो भी कॉलेज कर रहा है। और इंटरेक्शन चालू रहता है, बिल्कुल मिलजुल। चाहे तो हम अलग हैं, चाहे तो हम एक है। 2 घर एक परिवार। और एक हमारा एक छोटा सा नन्हा बच्चा हमारे परिवार में आ गया है। इसके साथ बातें करते करते भी अच्छा टाइम जाता है। अभी ये आया था काफी बार। हाँ, शूट में आया ही है। देखो घंटा हो गया, कैसे अच्छी तरह से बैठा है, नन्हा सा प्यारा सा। सर मेरे पास एक सवाल था आपके लिए कि पहले, अभी तो नहीं लेकिन पहले के जमाने में मोस्ट ऑफ टीचर्स, पापा के भी मोस्ट ऑफ टीचर्स ब्राह्मण हुआ करते थे। अभी के टीचर्स के साथ रिलीजन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले के टीचर्स मोस्ट ऑफ ब्राह्मण क्यों हुआ करते? अरे कितना अच्छा सवाल है तुम्हारा। ब्राह्मण का मतलब ये ऐसा है कि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म जानता है। ब्रह्म बोले तो नॉलेज, कोई जानकारी। पहले ऐसा हुआ करता था कि बाकी लोग पढ़ते नहीं थे। पढ़ने की पहले से परंपरा ब्राह्मण घरों में थी। और टीचर होना, तुम्हारी जुबान अच्छी चाहिए, तुम्हारे शब्दोच्चार अच्छे होने चाहिए, लगन से पढ़ना चाहिए। गुरुकुल परंपरा पहले थी। गुरु बच्चों को इतने लगन से पढ़ाते थे
तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि चलो ये काम हम नहीं करना चाहिए, तो ब्राह्मण लोगों ने लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। और इसीलिए पहले जमाने में जिन्होंने जिन्होंने टीचर रखना सोचा, ब्राह्मणों को ही प्राधान्य मिलता चला गया, ताकि उनकी लगन, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके उच्चार और पढ़ाई के प्रति उनकी होने वाली जो कुछ जिस्ट है, इसलिए पहले जमाने में ब्राह्मणी टीचर ज्यादा से ज्यादा रहते गए। तो आपको क्या लगता है अभी के जमाने में ब्राह्मण से टीचर होने चाहिए या कोई भी रिलीजन के टीचर लोग टीचर बन सकते? हाँ, अब नए जमाने में सोचे तो कास्टिज्म होना नहीं चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ ब्रह्म जानेगा वो टीचर हो सकता है। जो ब्राह्मण नहीं है वो भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर रह चुके हैं, लेकिन जो अब है उनमें से लगन कम लोगों में लगती है, चाहे ब्राह्मण हो या दूसरे धर्म का भी हो। लेकिन टीचर होने के लिए अंदर से लगन होनी चाहिए। हमारे जमाने में पहले सोचते थे कि साने गुरुजी थे, वो बोलते थे कि हम भी अच्छे टीचर बने, बच्चों को संस्कार में लाए, तो जो ये कर सकता है वो अच्छा टीचर बन सकता है। तो यानी आपका मानना है कि कोई भी रिलीजन के लोग टीचर बन सकते हैं? हो, मुझे भी कई टीचर अच्छे मिले हैं, वो जो ब्राह्मण नहीं है, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी है, और वो भी बहुत अच्छे संस्कार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अंदर से वो अच्छे टीचर रहते हैं, अंदर से वो अच्छे पहले स्टूडेंट भी रह सकते हैं। तो पापा आपसे भी मेरा एक सवाल था कि अभी कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से सारे जो स्कूल्स हैं ऑनलाइन हो गए, तो अगर आपके जमाने में ऑनलाइन स्कूल होता तो आप क्या अलग करते? बात ऐसी है कि अगर ऑनलाइन का उस जमाने में कोई सवाल ही नहीं था। पहली बात तो जब मैं 10वीं पास हुआ उसके बाद इंडिया में कंप्यूटर आया, बाद में टीवी, बाद में मोबाइल। यानी जब हम लोग टीवी देखते थे तो टीवी पे हमें शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ही था, और उसके बाद वो सुबह का सेक्शन चालू हुआ, फिर बाद में संडे दिन भर चालू हुआ। नहीं तो संडे को भी पहले सिर्फ सुबह को 12 बजे तक रखता था और शाम को 5 बजे के बाद ट्रायल पे ही रहते थे वो उनके प्रोग्राम। सिर्फ रेडियो था, तो ऑनलाइन का कोई सवाल ही नहीं था हमारे जमाने में। ऑनलाइन आया ही अभी है, लॉकडाउन से ही शुरू हो गया वो, जबकि एंड्रॉइड फोन आए तब से ऑनलाइन हुआ है। सर, अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग करने का मौका मिले, आप एक्सेप्ट करोगे? लगन से तो जरूर नहीं, लेकिन आमने सामने जो हम बच्चों को पढ़ाए सिखा सकते हैं, वो ऑनलाइन में होता ही नहीं है। हम मोबाइल के सामने बैठे रहे, बच्चे भी मोबाइल के सामने बैठे रहे, बिल्कुल न तुम्हारा हमारा कुछ रिलेशन बनता है। हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, खाली थोड़ी देर के रहता। बच्चे पढ़े या ना पढ़े हम देख नहीं सकते, स्क्रीन पे कहीं 2-4 आ सकते, बाकी तो घर में क्या करते। और फेस टू फेस कांटेक्ट में ही पढ़ना अच्छा होता है। ऑनलाइन खाली यही जरूरत पड़ी कुछ पढ़ा रहे, लेकिन ऑनलाइन ही यहीं पे ठीक नहीं है। एक क्यूरियस क्वेश्चन था मेरा कि इन केस आप बुरा मत मानना, इन केस अगर आपको 2 जनरेशन है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, हाँ ठीक है 3 जनरेशन है, मुझे एक टाइम के लिए स्किप कर दो, ये ऑनलाइन वाला जनरेशन है और इनका देख लो, ये लेजी जनरेशन है। आजकल की जनरेशन चलो लेजी टाइप की जनरेशन है, पढ़ाई में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। एज अ टीचर आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी जनरेशन को पढ़ाना आप ज्यादा प्रेफर करोगे, हमारी, इनकी या इनकी? मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करता ही हूँ। मैं इनको पढ़ाने में भी चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा टीचर वही होता है कि जो अलग अलग तरीके ढूंढ के अपने काम में सफल होता है। बिल्कुल। और ये चैलेंज मैं स्वीकारूंगा, और जो भी बच्चा मेरे सामने आ जाएगा उसे जिस तरह पढ़ाना पड़े मैं चैलेंज स्वीकार के पढ़ाऊंगा, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे आमने सामने हो, कहीं अकेले में हो, कहीं मॉब में हो, कहीं बातें करते करते, कहीं गाना सुनाते सुनाते, कहीं गप्पे लड़ाते। अच्छा टीचर कभी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए तो मैं अभी 40 साल से वही कर रहा हूँ।
अभी छोटे बच्चों के स्कूल में भी जाता हूँ। अब ये सोचो, चलो बड़ों को छोड़ दिया, बहुत साल किया, अब मैं प्राइमरी स्कूल में भी जाता हूँ और वहाँ पे भी आप इसी तरह पढ़ाते हैं। उन्हें कुछ कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनाता हूँ, उनसे गवा लेता हूँ। अब तुमने मेरी एक कविता सुनी, दूसरी भी एक कविता है, सोचो तो वह भी सुना लूंगा कि बच्चों के साथ मेरा मेलजुल कैसा रहता है। एक जस्ट यह है छोटी सी खरुतई। चिड़िया खरुदे बोले तो बच्चों को अच्छी लगती है, तो खरुदे के बारे में कविता है, छोटे बच्चों को अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा चलो मैं तुम्हें कविता बताता हूँ। कविता ऐसे: खारुताई खारुताई कसली आहे घाई, हो खारुताई खारुताई कसली आहे घाई, 2 मिनिटं बोलायला वेळ तुला नाही, अगं 2 मिनिटं बोलायला वेळ तुला नाही। वो ठहरती नाहीये, रुकती नाहीये, एक कुछ जगह गडबड येते। खार म्हणाली, वो हमसे बात करती है। खार म्हणाली, बाळ माझं एकटंच घरी असतं, कधी येते आई म्हणून वाट बघत बसतं, हो वाट बघत बसतं। बच्चा ऐसे सुनते रहता है। एक एक बात आगे जाती है। काल मला सांगत होतं त्याला वाटते भीती, काळा काळा लठ्ठ बोका चढतो झाडावरती। ये हमें बात करती है कि वो घर पे क्यों जाती है जल्दी जल्दी। वो बोलती है, घरटं आहे खूप उंचावर म्हणून तरी बरं, उसका घोंसला ऊपर है, घरटं आहे खूप उंचावर म्हणून तरी बरं, नाही तर माझ्या बाळाचं काहीच नव्हतं खरं। अजून त्याला पट्टा पळता येत नाही, मी त्याला एकटं कुठं जाऊ देत नाही, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जाती है। बाळ मोठं झालं की घेऊन येईन इथं, तेव्हा तुझी त्याच्याशी ओळख करून देईन, पुस्तकातल्या गोष्टी तुझ्या वाचून दाखव त्याला। बच्चों को बोलता है, तुम्हारे पता है, इसको पढ़ा दो, पुस्तकातल्या गोष्टी तुला वाचून दाखव त्याला, गोड गोड बोर रोज घेऊन येईन तुला, मैं तुम्हें बेर लाके दूंगी, बाकी सगळं बोलू उद्या आधी घरी जाते, उद्या आहे सुट्टी मला निवांतपणी येते, मी निवांतपणी येते असे बोलते। हा खरं आहे आपल्याशी। बरं का मुलांनो, कशी वाटली तुम्हाला कविता? ऐसा चलता रहते बच्चों के साथ मेरा भी। ठीक है, तो सर जैसे कि आप बोल रहे हो, नहीं ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि आप ऐसी कविताएं पढ़ाकर बोलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मोस्ट ऑफ टीचर्स, काफी सारे टीचर्स यही करते हैं कि कुछ खेलते हुए या गाते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे खेल कूद में या गाने में बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सकती है? पढ़ाई भी हो सकती है, लगन भी बढ़ सकती है, टीचर के साथ उसका लगाव जितना बढ़ जाता है, इसके सहारे वो खाली पढ़ाई में नहीं जाता। बात ऐसी है, हमारे जमाने में जो टीचर्स थे, जैसे हमारे खरमाटे सर हुए, सर हुए, वो एक्टिंग करके सिखाते थे, तो हमें एक इंटरेस्ट आता था। मैं तो वही चाहता कि हर टीचर को ड्रामा आना चाहिए। कोई कथा हो तो ड्रामा के साथ पढ़ाए तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। खाली खोलो किताब, पन्ना नंबर 25, धारा नंबर 5। अभी इनका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। बात ऐसी हुई थी कि उस टाइम पे प्राइवेट क्लासेस होते थे और हमारे 3 टीचर्स के बीच में कंपटीशन था उस टाइम। तो हुआ क्या, चिटनीस सर और खरमाटे सर, इन लोगों ने क्या किया, कॉम्बो किया, यानी कंबाइन क्लासेस, कुछ तुम पढ़ाओ कुछ हम पढ़ाएंगे। अभी आप थे साइंस और मैथ्स के टीचर और वो थे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के टीचर। मराठी और हिंदी वो तो चलता ही रहता है, और इंग्लिश, उस टाइम पे हमें इंग्लिश की जरूरत ज्यादा थी, इंग्लिश टीचर। तो इन्होंने जो पहला इंट्रोडक्शन जो किया, ये इंट्रोडक्शन जो हमारा पहला क्लास होता है, उसमें इन्होंने एक हमारा जो पहला पार्ट था तेनालीरामन, कच्ची कथा थी वो, तेनालीरामन पहला पार्ट था वो इंग्लिश के बुक में, और वो उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो ऐसा लग रहा था कि वो सामने चल रहा है तेनालीरामन, वो अब लोग आ रहे हैं, इमेजिन कर होता था, जैसे सामने कथा घट रही थी।
ओके। इनका जो सिखाने का तरीका था ना, अभी ये बायोलॉजी पढ़ाते थे, तो बायोलॉजी में भी देखो मुझे अब तक याद है म्यूकर क्या होता है, अमीबा क्या होता है, स्पायरो क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, हाँ, ये अभी तक याद है मुझे। तो सोचो कि उन्होंने कैसे पढ़ा होगा कि अब तक मेरे ही दिमाग में है। जैसे मैथ इनका अभी तक दिमाग में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ भी हो। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा है सर का। आपका फेवरेट? मेरा बोले तो साइंस ही था, कि जब मैं टीचर बना उस टाइम 3 साइंस हम पढ़ाते थे। एक जनरल साइंस था, एक को फिजियोलॉजी हाइजीन बोलते शरीर शास्त्र आरोग्य शास्त्र, और तीसरा था विज्ञान रसायन। तो लगन मेरे साइंस में ही हो गई। और जब मैं साइंस पढ़ाता था तो कई चीज स्कूल में लेके जाता था, बच्चों को दिखाने, पत्ते कैसे कैसे रहते हैं, फूल कैसे कैसे रहते हैं, मूलियां कैसी कैसी रहती है, लाइव रिप्रेजेंटेशन। हाँ, रिप्रेजेंट था। और बाकी जो लगता ये क्या लाए हुए हैं, बोला ये मेरी टीचिंग एड है, इसके अलावा मैं पढ़ाऊं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो ये गुलाब का पत्ता कैसा है, चलो ये अमरूद का पत्ता कैसा है, चलो गेहूं का पत्ता कैसा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, चलो कोई पत्ते, नारियल का पत्ता कैसा है, कुछ अलग कैसा है, देखने में बच्चों को बड़ा मजा लगता था। बिल्कुल सही। और हमारे लेबोरेटरी में जो भी कुछ स्पेसिमेन थे, एक भी मैंने छोड़ा नहीं कि बच्चों को दिखाने में। तो उसमें बहुत सारे प्राणी थे। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा बिलीव रखते थे। और एक अच्छा लगेगा सुनने को, एक पार्ट था छठी का कि हमारे हड्डियां कैसी रहती है, हड्डियों के जोड़े कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ा है। हमारे लेबोरेटरी में एक स्केलेटन था, सालों साल किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने वो कबर्ड खोला, एक चेयर ले ली, उस स्केलेटन को लिया, उस कुर्सी पे बिठाया, बच्चे डरने लगे, भूत। मैं बोला भूत नहीं, अरे आज का मेहमान है। तो ऐसे कुर्सी पे बिठा दिया और एक एक उसके हाथ की हड्डी कैसी है, पैर की हड्डी कैसी है, फसलियां कैसी है। जब मैं पढ़ने चला गया तो बच्चे उठने को तैयार नहीं थे, कब पीरियड खत्म हो गया और बच्चे सामने सामने आ गए। हम हाथ लगाए, लगाओ ना, ये तो तुम्हारे मेहमान है। तो बच्चे देखते रहे, ये अरे ये कैसे जोड़े हैं, देखो ये लंबी लंबी कैसे हड्डियां है, ये छोटी छोटी कैसी हड्डियां है। ऐसा मैं पढ़ाता चला गया। बाकी टीचर देखते रहे कि इसमें स्केलेटन बाहर निकाला, लेकिन मैंने वो भी एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। ऐसे मेरी पढ़ाई होती रही। सही है। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूंगी। बोलो। इसी चीज से रिलेटेड है कि मेरे एग्जाम का टाइम था और आज की जनरेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि लास्ट मोमेंट तक मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। तो एग्जाम के जब तक मुझे ये पता नहीं चला था कि एग्जाम बहुत पास आ गई है, मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। और एग्जाम के एक रात पहले आई वाज लाइक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और मैं बस अपनी बहन के पास चली गई और उसने मुझे लाइक कितने 6 to 7 चैप्टर्स थे, वो सारे उसने मुझे, उस टाइम पर मुझे डांसिंग और सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने मुझे सारे लेसन नॉर्मली समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा। तो फिर उसने मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा, तो मुझे था सिंगिंग और डांसिंग में, तो उसने मुझे सारे 6 to 7 चैप्टर्स नाच कर और गाकर समझाए थे और वो चैप्टर्स मुझे अभी तक याद है, इतने अच्छे से वो मेरे दिमाग में बैठ गए थे। आज मैं देखती हूँ इनका, चलो ऑनलाइन लेक्चर्स में हम लोग खुद बैठते हैं, मैं कई बार बैठी हूँ इनके ऑनलाइन लेक्चर्स में। रिसेंटली मेरे भी कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स थे, पर मेरा यूनिवर्सिटी लेवल है तो उनका काफी ज्यादा सेटअप रहता है, ये बेसिक स्कूल में है। तो इनके ऑनलाइन लेक्चर्स हम देखते हैं, टीचर्स कोई ध्यान नहीं होता है कि ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं है, वो सिखा रही है, किसी को डाउट है, किसी को नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं रहता। तो ये काफी थोड़ा
पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ हो गया है, बट एक एडवांटेज है आजकल की जनरेशन का कि ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा प्राइवेट ट्यूशंस, अगर हम कहते हैं पहले का जमाना प्राइवेट ट्यूशंस था, आजकल का जमाना ऑनलाइन ट्यूशंस का भी है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हजारों एप्लीकेशंस है। हाँ, वो तो हो रहा है। एक सिचुएशन है कि एजुकेशन दिन ब दिन एक्सपेंसिव भी हो रहा है। आपके जमाने में आपके स्कूल की क्या फीस थी? 4 रुपए। मैंने गलत सुना क्या? मंथली 4 रुपए। 4 रुपए था। यानी 1 साल की फीस हमारी टोटल 50 रुपए के करीब थी। उसमें भी 5 रुपए विकास निधि करके थी, उसमें पूरा चल जाता था। यानी 55 रुपए मेरी 5वीं की फी थी। 66 रुपीज मुझे लगता है नहीं, 55 भी नहीं, 55 रुपए 5वीं, 66 छठी, 77 समझो 7वीं, 88 8वीं, यानी जितने तुम्हारा 1 साल की फीस है उसमें मेरा पूरा 10 पहली से लेके 10वीं तक का एजुकेशन हो गया था। बाप रे। क्या था, हमारा स्कूल एडेड स्कूल था। हाँ। हमारे टीचरों के तनख्वाह सरकार से आते थे, तो फिर में भी कोई हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, थोड़ी विकास नहीं लेते थे, उस टाइम चल जाता था। यह शहर वाला वही है, 11वीं की फी 10 रुपया, 10 की 9 रुपया, खाली नॉमिनल फी थी और बच्चे उसमें चल जाता था। सोचो ना, 1000 रुपए भी मेरे पूरा एजुकेशन पे खर्चा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। किताबें भी हम लोगों को स्कूल से ही लेते थे। आजकल तो 5 रुपए आजकल में बेसिक फीस 10,000 से शुरू होती है। वही इंग्लिश मीडियम से तो वही बन गया कि फीस परवड़ते भी नहीं है, लेकिन पेरेंट रहते कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को दाखिल करे, इंग्लिश मीडियम बच्चों को दाखिल करे। हमें बुरा लग रहा है कि मराठी मीडियम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्या जमाना कहाँ जा रहा है, हम उसको नहीं रोक सकते। तो सर आपको क्या लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी एक्सपेंसिव क्यों हो रही है? इसका बेसिक रीजन क्या होगा? करप्शन कह लो या वैसी नहीं है, दिखावे में ज्यादा पैसा हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में बच्चा है तो स्कूल, टाई, सूट, बूट, और बच्चों को दिखने भी अच्छा है, वो भी पैसा कमा रहे हैं, देने वाले देते हैं, लेने वाले लेते हैं, तो वैसी जरूरत भी नहीं है। मराठी के अलावा अंग्रेजी से होगा नहीं ऐसा सोचते, लेकिन इतनी जरूरत भी नहीं कि इतना कुछ फीस रखे, लेकिन देने वाले देते हैं, इससे लेने वाले लेते हैं। सही